हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट, लाइन, रे, ठीक है, लाइन, सेगमेंट, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल्स की एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं और हमारे सराउंडिंग में कैसे एंगल हर ऑब्जेक्ट में फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंपेयरिंग एंगल्स, यानी कि एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, और एक कंपेयर करने का मेथड भी पढ़ा था, कौन सा, सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, कौन सा मेथड, सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, यानी कि एंगल्स को कंपेयर करना तो है लेकिन कैसे, बिना सुपर इम्पोजिशन के। इट मीन्स इस मेथड के यूज के बिना हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है जिससे हम बिना सुपर इम्पोजिशन यानी एक दूसरे के ऊपर एक एंगल को फिक्स करने के अलावा भी उनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ट्रांसपेरेंट शीट है जिसको मैंने सर्कल की शेप में कट किया। ठीक है, दिख रही है ना। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट शीट है। अब इस शीट से कैसे कंपेयर करेंगे भाई, देखो फर्स्ट और सेकेंड एंगल को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एंगल के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सर्कल जो है इसको इस तरीके से रख दूंगी। ठीक है, रख दिया। ठीक है, अब देखो हम मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, पॉइंट ए और बी इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट है तो यहाँ पे हमने सिंपली एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे बी पॉइंट की। ठीक है, अब इस शीट को हटा लिया। अब देखो दिख रहे हैं ना मार्क एंगल की। ठीक है, फिर इसी शीट को हम दूसरे एंगल, जिस भी एंगल के साथ कंपेयर करना है उसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से रख दिया हमने। ठीक है, अब देखो क्या लग रहा है अपने को, जो हमने मार्क किए थे, जो डॉट्स या लाइन हमने बनाई थी वो एग्जैक्ट यही पॉइंट पे, जहाँ पे ये वाई वाली लाइन है और यहाँ पे ये एक्स वाली पॉइंट जो है, सेम पॉइंट क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही है। हटा के देखें इस सीट को, ये देखो अलग अलग लाइनें नहीं है, सिर्फ दो ही लाइनें। इट मीन जहाँ पे हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी की लाइनें बनाई थी वहीं पे पॉइंट एक्स और वाई की लाइनें भी आई हैं एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट एक्स और बी एक दूसरे के ऊपर ही है, पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। ए एंड वाई ये दोनों पॉइंट भी पूरी तरीके से कवर हो रहे हैं। इट मीन ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है भाई। इनका सेंटर यहाँ पे तो है, ऐसे इस तरीके से इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पे सेंटर है, तो दोनों ही एंगल एक दूसरे के ऊपर आ गए। इट मीन दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया, हमने कंपेयर कर दिया बिना सुपर इम्पोजिशन के। ठीक है, बिना एक दूसरे के ऊपर दूसरे एंगल को प्लेस किए बिना ही हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू ही उनको कंपेयर कर लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड एंगल की, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट एंगल है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट हमने मार्क कर लिया है। अब इसको रखेंगे थर्ड एंगल के ऊपर। ये देखो जो हमने मार्क किया वो तो इसके पी और क्यू पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो पी और क्यू के मार्क होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हटा के देखते हैं। ये देखो बाहर वाले मार्क कौन से एंगल के हैं, इस वाले एंगल के, अंदर वाले जो फर्स्ट नंबर पे एंगल है उसके। इट मींस ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से ये अंदर वाला एंगल है और ये बाहर वाला, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस फर्स्ट और थर्ड में बड़ा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो हमने एंगल कंपेयर कर लिए किसके थ्रू, ट्रांसपेरेंट सीट के थ्रू। ठीक है, तो बिना इस मेथड के भी हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, रोटेटिंग आर्म्स बनाना। ठीक है, रोटेटिंग आर्म्स क्या होती हैं, रोटेटिंग आर्म्स होती हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक डिवाइडर आता है। ठीक है, या फिर कंपास भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो किस शेप का होता है, इस तरीके से होता है वो। ठीक है, इस तरीके से, तो उसकी ये जो आर्म होती है, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों को हम मूव कर सकते हैं इस तरीके से, छोटा और बड़ा, यानी कि ज़्यादा खोल सकते हैं और कम भी खोल सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपका क्या होता है, डिवाइडर होता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स मान सकते हैं उसकी, और ये डिवाइडर क्या, एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो सकते हैं ए बी ओ। ठीक है, इस तरीके से एक डिवाइडर भी क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये एक डिवाइडर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसी डिवाइडर को थोड़ा सा क्लोज कर दें, यानी कि इसके जो दो आर्म्स है ये इस यहाँ पे ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा क्लोज कर दें तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से छोटा एंगल बन गया। ठीक है, ये वाला एंगल बन गया, और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ फैला दें तो बड़ा बन जाएगा एंगल।
सिमिलरली इस तरीके से बड़ा एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो दो तीन हमने अलग अलग एंगल की क्या बना ली है, रोटेटिंग आर्म्स बना लिए। ठीक है, आप चाहो तो जैसे आपकी बुक में गिवन है, दो स्ट्रोज और एक पेपर पिन की हेल्प से भी अलग अलग एंगल्स की जो है रोटेटिंग आर्म्स बना सकते हो। ठीक है, अब हम एक कार्डबोर्ड पे स्लिट कट करेंगे। ठीक है, इस एंगल के साइज की। ठीक है, ये आपका कार्डबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस एंगल के साइज की स्लिट कट करी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जितना एंगल ये है उतने ही इक्वल लेंथ वाले या इक्वल साइज के एंगल की हमने एक स्लिट यहाँ पे कार्डबोर्ड पे कट कर दी है। अब हम चेक करेंगे इन सारी रोटेटिंग आर्म्स को बारी बारी से इस स्लिट से क्रॉस करवाने की, कि कौन सी इससे क्रॉस हो सकती है, यानी कि इस बोर्ड के आर पार निकल सकते हैं इस स्लिट के अंदर से। ठीक है, वो कौन सी निकलेगी, जो भाई एग्जैक्ट इस साइज का एंगल होगा वही वाली रोटेटिंग आर्म निकल सकती है। अब देखो ये साइज की बनाई है, तो हम सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इससे थोड़ी सी छोटी एंगल की है, तो जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, यहीं पे फंस जाएगी, इसके अंदर से क्रॉस नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर सेकेंड वाली चेक करते हैं, ये वाली। अब देखो ये इसके जो आर्म्स हैं वो क्या है, थोड़े बाहर की तरफ हैं, बड़े हैं, तो ये भी क्रॉस नहीं हो पाई। ठीक है, ये भी फंस गई। अब हम फर्स्ट वाले जिसकी एग्जैक्ट साइज क्या है, इसके सेम है। ठीक है, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल इस वाली स्लिट का भी है। इट मींस जब एंगल की साइज इक्वल हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। इट मींस जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये एग्जैक्ट इसको कवर करेगी, इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं इस एंगल को बड़ा कर दूं या तो इस एंगल को छोटा कर दूं, तो कैसे छोटा करोगे आप सोचोगे कि इसकी जो आर्म्स है इसको यहाँ से कट कर दिया, दोनों आर्म्स को यहाँ से कट कर दिया तो एंगल छोटा हो गया। आप क्रॉस करवा के देखें कि छोटा हुआ है कि नहीं, तो ये एंगल है, इसकी आर्म्स को आपने छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई। अब देखो भाई आर्म्स तो छोटी हो गई है, लेकिन एंगल तो अभी भी कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, वैसा का वैसा है, एंगल की साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ आर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है एंगल की साइज भी। ठीक है, एंगल की साइज फिर भी उतनी ही रहती है। ठीक है, सो इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। तो अब तक तो हमने क्या पढ़ा, एंगल्स पढ़े, एंगल्स को कंपेयर करने के अलग अलग मेथड्स पढ़े। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। ये कौन से हैं, रैंडम एंगल्स है। ठीक है, बहुत सारे रैंडम एंगल्स पढ़ लिए, अब कुछ स्पेशल एंगल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट एंगल, एक जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक गर्ल थी जो क्या कर रही थी, बुक को ओपन कर रही थी। पहले बुक को थोड़ा ओपन किया, फिर इतना ओपन किया, फिर इतना ओपन किया, तो जब बुक ऐसे होती है उसको इतना ओपन कर दिया तो क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है। देखो इस तरीके से स्ट्रेट एंगल कैसे फॉर्म होता है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, यहाँ से OB रे निकल रही है और यहाँ से OA रे निकल रही है। ठीक है, तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये वाला, ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये जो एंगल है जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है इसीलिए ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, इसकी नेमिंग की गई है। और ये देखो एक बुक को पूरी तरीके से खोल देंगे तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। ठीक है, ये वर्टेक्स है, इससे दो रेज जा रही है, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है। ठीक है, और दोनों के बीच में स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का एंगल है, इस एंगल का क्या है, नाम है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आपके एक क्वेश्चन गिवन है, इसके बाद में फिगर इट आउट का क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही आपकी टॉपिक के अंदर ही क्वेश्चन है। Is it possible to draw OC ray such that two angles are equal to each other in size? अब जो ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्या हम यहाँ से OC रे इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि जो दो नए एंगल फॉर्म होंगे ड्रॉ करने के बाद वो आपस में इक्वल हो जाए दोनों ही एंगल। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस ऑफ कोर्स ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम OC बनाएंगे, ये O है,
और इस तरीके से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो ओ से ही पास थ्रू जा रही है, इस लाइन ए बी के ऊपर स्ट्रेट फॉल हो रही है, ठीक है। ये हो गई ओ सी रे, ठीक है। तो ऐसी ही ओ सी रे हमने ड्रॉ कर दी है। अब जो ये स्ट्रेट एंगल था पूरा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है, दूसरा ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। दो एंगल बन गए, एक तो ये वाला एंगल है, दूसरा ये वाला एंगल है, ठीक है। और दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल भी है, ठीक है। जब इस तरीके से अगर स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे ओसी, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर कहीं आगे पीछे, सपोज हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ करी होती है लाइन, यहाँ पे पॉइंट होता सी, अब ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, तो एक एंगल ये फॉर्म होता और एक यहाँ से इतना बड़ा ये वाला, दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी कहीं से भी ड्रॉ करते आप, तो एक एंगल ये फॉर्म होता और एक इतना बड़ा, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल नहीं होते, ठीक है। कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ओ से पास होती है अनइक्वल एंगल्स के लिए, लेकिन अगर इक्वल एंगल चाहिए तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेंटर से। यानी ये जो ए बी लाइन है, इसको बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में कट करना है अपने को, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पेपर है आपका ऐसे, ठीक है। अगर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो हम सिंपली इसको सेंटर से क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, तो दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। उसी तरीके से इस लाइन ए बी या इस एंगल स्ट्रेट एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट्स में कट करना हो, तो इसको बिल्कुल सेंटर से एकदम स्ट्रेट फॉल इसके ऊपर एक लाइन आनी चाहिए जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। इसको रफ कर लो जो हमने एक्स्ट्रा बनाया है, ठीक है। ये एंगल पहले कौन सा था, स्ट्रेट एंगल था इस तरीके से। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, अब दोनों इक्वल पार्ट्स में, और इस इक्वल पार्ट्स डिवाइड होने के बाद में जो एंगल नया एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला, ये सी ओ बी, इस एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। कौन सा, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल एल के शेप का होता है। कैसी शेप का होता है, इस तरीके से शेप होती है एल की, कैपिटल एल, ठीक है। देखो ये एल ही बन रहा है ना, सी ओ बी, एक एल फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में क्या बन रहा है, राइट एंगल। सिमिलरली इस साइड सी ओ ए, ये भी एक एल की शेप बन रही है, तो ये भी कौन सा है, राइट एंगल। इट मीन्स एक स्ट्रेट एंगल जो है दो राइट एंगल कॉन्टेन करता है, ठीक है। पहले ये पूरा स्ट्रेट एंगल था, इसको डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो गया, और वो इक्वल पार्ट्स कौन से होते हैं, उनका नाम होता है राइट एंगल, ठीक है। और वो इस शेप के होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दूसरा इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो ये ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एल की शेप का एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, राइट एंगल ही होता है, ठीक है। और इस तरीके से इसको लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया राइट एंगल कब बनते हैं, जब एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर स्ट्रेट फॉल एक लाइन हम करवाते हैं, तब वहाँ पे दो इक्वल राइट एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो लाइन है ओ सी जो लाइन है या रे है, ए बी जो लाइन है, ये दोनों आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इन लाइंस को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। लाइन ए बी और लाइन ओ सी, इसको आगे भी तो बढ़ा सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइन ओ सी है और ए बी लाइन है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट फॉल हो रही है, या फिर ऐसा बोले कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं दोनों लाइन एक दूसरे के साथ, तो वो लाइनें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। कौन सी होती है परपेंडिकुलर लाइन, जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट फॉल होती है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, इसके दोनों साइड, ठीक है। तो जहाँ पे दो लाइनें राइट एंगल फॉर्म करती हैं एक दूसरे के साथ, तब वो परपेंडिकुलर हो जाती हैं, ठीक है। तब उन लाइनों को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। तीन चीजें पढ़ी हमने, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है, राइट एंगल स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पे बनते हैं, और वो लाइनें क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। उन लाइनों को हम इस वाले नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम करते हैं आपका फिगर इट आउट। फिगर इट आउट करने से पहले आपके एक और क्वेश्चन गिवन है जो टॉपिक के अंदर ही इंक्लूडेड है, वो है
इफ ए स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ ए फुल टर्न, हाउ मच ऑफ ए फुल टर्न विल फॉर्म ए राइट एंगल। फुल टर्न क्या होता है, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इस तरीके से इसी पॉइंट पे वापस आ गए घूम फिर के, ठीक है। तो ये क्या है, फुल टर्न है। अब इसका हाफ करेंगे तो इसको सेंटर से हम कट कर देंगे, तो क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया ये क्या हो गया, इसका हाफ टर्न हो गया, ठीक है। अब इस हाफ टर्न क्या करता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। भाई ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अपने को ये फाइंड करना है कि ये जो फुल टर्न है इसका कितना पार्ट एक राइट एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, इस तरीके से इसको सेंटर से कट करेंगे तो दो राइट एंगल होते हैं। नीचे वाला भी देखो स्ट्रेट एंगल है, इसमें भी दो राइट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फुल टर्न में टोटल कितने राइट एंगल हो गए, 1 2 3 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 राइट एंगल हो गए, ठीक है। लेकिन फाइंड क्या करना है कि एक राइट एंगल फॉर्म करने के लिए इस फुल टर्न का कितना पार्ट यूज होता है, उस पार्ट का नाम बताना है, ठीक है। एक राइट एंगल ये वाला ले लो, ठीक है। तो ये वाला जो राइट एंगल जो एल शेप बन रही है ये क्या है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। इस फुल टर्न का ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर, क्या बोलते हैं, क्वार्टर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, क्वार्टर होता है, ठीक है। जब हम किसी भी प्लेन के इस तरीके से चार इक्वल हिस्से या चार इक्वल पार्ट कर देते हैं तो ईच पार्ट क्या होता है, क्वार्टर होता है, ठीक है। कोई प्लेन है या पेपर है, ठीक है, जैसे कि ये प्लेन है, ठीक है, इसके चार इक्वल हिस्से करने हैं तो इसको हम इस तरीके से चार इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, तो इसके 1 2 3 4 चार इक्वल पार्ट्स हो गए, तो क्या हो गए, क्वार्टर हो गया, 1/4। ये चार इक्वल पार्ट्स है तो ये हिस्सा कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद आपके फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है, हाउ मनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कॉन्टेन। अब भाई आपकी क्लासरूम की जो विंडो है उसमें कितने राइट एंगल हैं ये बताना, ठीक है। अब क्लासरूम तो सबकी अलग अलग हो सकती है, विंडोज भी अलग अलग साइज एंड शेप की हो सकती है, लेकिन एक नॉर्मल विंडो कैसी होती है, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप की होती है, ठीक है, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर शेप की होती है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने राइट एंगल हैं, देखो ये 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 राइट एंगल्स। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, हमारे क्लासरूम की जो एक नॉर्मली जो विंडो होती है उसमें कितने, 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। क्या आप अपनी क्लासरूम में और भी राइट एंगल्स देख पा रहे हो, बिल्कुल। क्लासरूम में क्या होते हैं, विंडो तो होती है, साथ में डोर होते हैं, आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता है या फिर कोई स्क्रीन होती है, ठीक है, टेबल होती है, बुक्स होती है, आपकी वॉल्स होती हैं जो क्लासरूम है, सब में क्या है, राइट एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। वॉल कैसी होती है, स्क्वायर टाइप की भी हो सकती है, रेक्टेंगल शेप की भी। तो यहाँ पे भी राइट एंगल्स क्या है आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका जो डोर होता है क्लासरूम का इस तरीके से, उसमें भी आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, राइट एंगल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी सपोज करो बुक है तो उस बुक में भी आपको राइट एंगल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं आपके सराउंडिंग में क्लासरूम में भी जिनमें राइट एंगल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle। ये फिगर गिवन है, ठीक है। ये जो बहुत सारे ग्रिड्स हैं इन ग्रिड से ए पॉइंट को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है, ताकि क्या बना सके, हम एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर सके, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं, देखो ये लाइन गिवन है आपको, ठीक है, ए बी। अब बी को नहीं बढ़ाना, किसको बढ़ाना है, ए को ज्वाइन करना है बाकी के ग्रिड से स्ट्रेट लाइन के थ्रू। हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू इस तरीके से इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, ठीक है। इस वाले ग्रिड से इस ए पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। यानी कि एक स्ट्रेट एंगल बनाने की और भी कौन सी डिफरेंट वेज है वो भी बता सकते हो आप, ठीक है। तो एक तो हमने इसको ज्वाइन करके ये वाला स्ट्रेट एंगल बना दिया, दूसरा तरीका हम देखो ये ए पॉइंट है, ए को ही बढ़ा सकते हैं, बी को नहीं। तो इस ए को हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे और ऊपर तक, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो यहाँ से भी फिर फॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेट एंगल। सिमिलरली सेकेंड फिगर में देखो ए को ज्वाइन करना है तो हम एक स्ट्रेट लाइन से इस वाले ग्रिड तक ए को ज्वाइन कर देंगे,
तो यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। दूसरा डिफरेंट तरीका देखो, इस ए को हम इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle, what are all different ways of doing it, ठीक है। यानी कि इस बार कौन सा एंगल फॉर्म करना है, राइट एंगल। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल फॉर्म किया था, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब अगेन ए को ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, बी को टच नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस ए को राइट एंगल बनाने के लिए हम अगर ऊपर तक बढ़ा दें, यहाँ तक ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, राइट एंगल बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इस ए को और भी तरीके बता सकते हैं, यहाँ तक भी बढ़ा दें तो ये भी राइट एंगल बन गया, ठीक है। ए को ही ज्वाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग अलग तरीके से राइट एंगल। अब सेकेंड फिगर देखो, ए को ही ज्वाइन करना है, बढ़ाना है आगे, तो इस ए को हम अगर इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे राइट एंगल बन सकता है, ठीक है। फिर अगर इस ए को इस तरीके से ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर दिया, यहाँ पे राइट एंगल हमने फॉर्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज, ठीक है। एक पेपर लेना है, उसके ऊपर एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी है अपने को, यानी कि पेपर को फोल्ड करना है और उसके ऊपर एक स्लैंटिंग क्रीज बन जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा उस पेपर को फोल्ड करना है, एक दूसरी क्रीज बनानी है जो पहली वाली क्रीज के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट पार्ट है, हाउ मनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, अपने को देखना है कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स, ठीक है। और वो जो राइट एंगल है वो राइट एंगल ही क्यों है ये भी बताना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक पेपर लेंगे, ठीक है, उसको फोल्ड करेंगे, एक क्रीज बनाएंगे, फिर दूसरी क्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ आपको रफली, इस तरीके से ये आपका पेपर होगा, ठीक है। वहाँ पे आप एक स्लैंटिंग क्रीज बनाओगे इस तरीके से, ये क्या कर दिया आपने, एक स्लैंटिंग क्रीज बना दी, पेपर को फोल्ड करके फिर एक दूसरी क्रीज बनाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। अब देखो यहाँ पे एक ये राइट एंगल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन इसका आंसर क्या होगा, ये सब प्रोसेस करने के बाद कितने राइट एंगल मिलेंगे अपने को, 4 राइट एंगल्स। तो आंसर में हम लिखेंगे 4 राइट एंगल्स, ठीक है। और जस्टिफाई करेंगे कि क्यों ये राइट एंगल्स हैं, बिकॉज जो टू लाइंस है, जो दो टू क्रीज है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। आपकी क्वेश्चन में गिवन की लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, बिकॉज द टू क्रीज आर परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों क्रीज क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसीलिए वो राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं। और कितने, 4, ठीक है। अब इसको एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है। ये एक पेपर है आपका, ठीक है, ये एक पेपर है, इसको सबसे पहले एक स्लैंटिंग क्रीज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्लैंटिंग क्रीज इट मीन्स इसको ऐसे फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पेपर को क्या कर दिया है, बिल्कुल फोल्ड कर दिया, तो एक क्रीज बन गई, ये देखो एक क्रीज बन गई। इसको मार्क करेंगे पहले, ठीक है, इस वाली क्रीज को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इस क्रीज के परपेंडिकुलर एक और अपने को फोल्ड करना है इस पेपर को, ताकि इसके परपेंडिकुलर क्रीज बने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जो क्रीज है इसका एक एंड ये वाला और दूसरा एंड ये वाला, यहाँ से पेपर को पकड़ेंगे, ठीक है, और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, ठीक है, एक दूसरे को कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर रख दिया, अब यहाँ से ये क्रीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन रही है, न्यू क्रीज बन गई, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो न्यू क्रीज को भी मार्क कर लेते हैं, इस तरीके से 2 क्रीज बन गई, ठीक है। पेपर को फोल्ड कर दिया, परपेंडिकुलर हो गई दोनों लाइनें। अब देखेंगे कितने राइट एंगल फॉर्म हुए, देखो यहाँ पे एक ये राइट एंगल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 1 2 3 एंड 4, कितने, 4 राइट एंगल्स, ये रहा 4 राइट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे बन रहे थे ना 4, इसी तरीके से ये किया, 4 राइट एंगल बन गए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, क्वेश्चन में गिवन हमने कैसी ड्रॉ करी है, ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करी है, इसीलिए राइट एंगल फॉर्म हो रही, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट बी पार्ट है वो है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डज नॉट
नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। ठीक है, अब जो प्रोसेस हमने यहाँ पे इस पेपर के साथ करी है, इसको किस तरीके से फोल्ड किया, कैसे पता चला कि कितने राइट एंगल मिले, इस प्रोसेस को अपने वर्ड्स में लिखना है अपने को। ठीक है, ताकि कोई ऐसा पर्सन जिसको ये प्रोसेस करनी नहीं आती हो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन ईजी से फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो, हमने लिखा है वी नीड फर्स्ट ए पेपर देन फोल्ड इट टू क्रिएट ए स्लेंटिंग क्रीज। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए, फिर उसको क्या करेंगे, स्लैंटिंग स्लैंटिंग इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि एक स्लैंटिंग क्रीज बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है then fold again the paper in such a way that the one end of the crease is straight fold on the other end of the crease। अब जो पेपर है उसको दोबारा फोल्ड करना है, किस तरीके से कि पहले जो क्रीज बनी है उसके एक एंड को उसी क्रीज के दूसरे एंड के ऊपर स्ट्रेट फोल्ड करवाना है। ठीक है, कहाँ तक हो गया, क्रीज वी गेट ए न्यू क्रीज विच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, तो हमको नई क्रीज मिल जाएगी जो पहले वाले के परपेंडिकुलर होगी। एंड नाउ वी गोट 4 राइट एंगल्स, तो अपने को क्या मिल जाएगी, 4 राइट एंगल्स मिल जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ, कहाँ पे मिलेंगे, कौन से पॉइंट पे, मीटिंग ऑफ द टू क्रीज, जहाँ पे दोनों क्रीज जो है मीट करती हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, सिंपली अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस फिगर इट आउट का। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे सारे ही टॉपिक और सारे ही क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।